हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस, राइट। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत हम लोग टॉपिक के नाम से करते हैं और उसके बाद फिर कई सारी चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के बाद समझ में आने लगेगा रिलेटेड टू ऑसिलेशन, रिलेटेड टू वाइब्रेशन। ठीक है, ऑसिलेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन। तो अगर कोई ऑसिलेशन कहता है या वाइब्रेशन कहता है तो एक ही बात है, वाइब्रेशंस ऑसिलेशन का एक दूसरा नाम है, ऐसा आप बोल सकते हो। पर वाइब्रेशन का मतलब क्या है, कब हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल वाइब्रेट करता है, कब हम बोलते हैं कि पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो देखो, इसका मतलब होता है जनरली टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, आपका जो पार्टिकल का मोशन अगर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो, ये किसी भी लाइन में हो सकता है। जैसे अगर मान लो वर्टिकल लाइन में तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो कोई भी मोशन आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कंटिन्यूसली रिपीट करता चला जाए, तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा कैसे कि एक पर्टिकुलर आर्क में भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ आगे पीछे आर्क में हुआ तो भी हम उसे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। जो मोशन होता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, और इन जनरल इसको हम लोग, जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल मैं यहीं पे दिखा दूँ। जैसे कि मान लो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम को अगर सपोज करो मैंने थोड़ा सा, जैसे पेंडुलम को कहीं लटका दो आप, पेंडुलम पता है ना, किसी भी रस्सी से एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट बांध दो तो वो पेंडुलम हो जाता है आपका, सिंपल पेंडुलम। उसको थोड़ा सा पीछे लो और उसके बाद छोड़ दो, तो चढ़ने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, ऑसिलेशन चालू कर देता है, अपना वाइब्रेशन चालू कर देता है। उसी तरीके से आप जानते हो कि जैसे सिलाई मशीन, पता है ना आप लोगों को, सिलाई मशीन का जो कांटा होता है, वो जो सुई होता है, आप उसको देखोगे तो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मूव करता है, वो भी ऑसिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। और आप अपनी तरफ से बता सकते हो, बताओ ऑसिलेशन का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। आपने कभी ट्यूनिंग फोक के बारे में सुना है? ट्यूनिंग फोक एक इस तरीके से ट्यूनिंग फोक एक आता है, आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का शेप होता है उसका। इसका अगर नीचे वाला हिस्सा ऐसे पकड़ के ऐसे हाथ पे मारोगे ना, या किसी सरफेस पे मारोगे, तो इसका जो ऊपर वाला दो हिस्सा है वो इस तरीके से आगे पीछे ऑसिलेट करना चालू कर देता है। तो ये भी ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखोगे कि जैसे मान लो कोई बच्चा झूले में बैठा हुआ है और आप झूला पकड़ के ऐसे आगे पीछे, मतलब आप उसको थोड़ा सा झूले को पीछे रखो और छोड़ दो उसे, तो झूला आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन ही हो रहा है ना, इसको भी तुम ऑसिलेशन कह सकते हो। क्या बच्चे का आपको पता है पालना होता है, पालना ऐसे बच्चे को सुलाते हैं उसके अंदर, उसके बाद फिर उसको ऐसे झुलाते हैं, तो जो बच्चे का पालना होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, आगे पीछे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके ऑसिलेशंस के हैं। ऑसिलेशंस बोलो या ऑसिलेटरी मोशन बोलो, एक ही बात है, उसी को हम वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कुछ एग्जाम्पल चेक कर लो आप, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे पेंडुलम का एग्जाम्पल है, पेंडुलम को पीछे छोड़ो और छोड़ दो तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, पेंडुलम आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहलाया जा सकता है। यहाँ पे स्प्रिंग का एग्जाम्पल मैं भूल गया। स्प्रिंग में कोई मास अटैच कर दो आप इस तरीके से और थोड़ा सा खींच के छोड़ दो उसको, तो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाता है। अगेन ये ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल। आप कोई स्टील का स्केल लो, यहाँ पे अभी शायद अगर आपको नहीं दिख रहा है तो स्टील का स्केल पता ना आपको, उसका ऊपर वाला हिस्सा लो, ऐसे बेंड करो और छोड़ दो, तो वो ऐसे ऑसिलेट होने लग जाता है, तो वो भी ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। झूले का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही था, यहाँ पे देख सकते हो झूला का एग्जाम्पल यहाँ अच्छा था। देखो बच्चा जो झूला झूलता है, जस्ट अ सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया है, अरे क्या हो रहा है भाई। तो बच्चा जो झूला झूलता है, झूले का भी एग्जाम्पल जो है वो ऑसिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, आगे पीछे। तो टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जो भी मोशन होगा उसको आप ऑसिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग का केस मैंने आपको बता ही दिया।
इवन घड़ी में देखो, ये जो ट्यूनिंग फोक की बात कर रहा था ना, ऐसा होता है ट्यूनिंग फोक। इसको अगर ऐसे कहीं भी अगर आप मारते हो तो इसका जो ऊपर का प्रोंग है वो आगे पीछे वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी ऑसिलेशन की बात हो रही है, जनरली हम जिस भी ऑसिलेशन की बात करते हैं, ये जो ऑसिलेशन होता है वो जनरली आपके पीरियोडिक मोशन होता है। दीज ऑसिलेशंस आर नथिंग बट पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई आपका पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा कोई भी मोशन, जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेशन ही हो, कोई भी मोशन हो दुनिया में, अगर वो खुद को रिपीट कर रहा है, सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है और सेम टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है, तो फिर हम उसको पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। मतलब इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि एनी मोशन which repeats itself after equal intervals of time तो देखो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बोला है मैंने, मतलब कोई भी मोशन अगर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है और हर रिपीटिशन का टाइम अगर सेम है तो हम उसे पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है और एक सेम स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, एक ही स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, तो अब उस सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है और हर चक्कर अगर वो सेम टाइम में ले रहा है, अगर स्पीड सेम है तो हर चक्कर वो सेम टाइम में लेगा। मान लो 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो अगला चक्कर भी 2 सेकंड में लगाएगा। तो हर रिपीटिशन का टाइम अगर उसका सेम है, दैट इज 2 सेकेंड, तो मैं कह दूंगा कि ये पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और हमने देखा भी था रोटेशन डायनेमिक्स में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि उसका हर चक्कर, हर रिपीटिशन सेम टाइम में होगा, क्योंकि स्पीड सेम है ना। ऐसे और भी एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशन के, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो हर रेवोल्यूशन का टाइम तो सेम ही होता है 365 डेज, और वो सेम पाथ को बार बार फॉलो करता है, तो रिपीटिशन भी हो रहा है और हर रिपीटिशन का टाइम भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है। अर्थ का सन के अराउंड घूमना पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी सेम ले रहा है और रिपीट भी कर रहा है बार बार उसी टाइम में। इवन अर्थ का रोटेट होना ये भी अपने आप में पीरियोडिक मोशन है। क्यों बताओ? सेम मोशन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, घूमे जा रहा है, सेम मोशन को रिपीट किया जा रहा है, और हर घूमने का टाइम जो होगा, हर एक चक्कर का टाइम वो सेम होता है। मतलब अर्थ पूरा एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, पूरे एक दिन में, तो वो हर रोटेशन के लिए 24 आवर्स ही लगाती है। अगेन टाइम इंटरवल सेम है और बार बार मोशन रिपीट किया जा रहा है, तो अर्थ का रोटेशन भी जो होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा। तो जहां कहीं भी कोई भी मोशन अगर सपोज करो रिपीट हो रहा है बार बार और हर रिपीटिशन का टाइम सेम है, तो हम उसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके घर में फैन है, फैन को अगर मैंने सपोज करो ऑन कर दिया, तो आपका फैन पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है या नहीं करता? देखो ये डिपेंड करता है। जैसे तुमने तुरंत फैन को ऑन किया है, तो अभी वो पीरियोडिक मोशन नहीं कर रहा है। क्यों बताओ? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पीरियोडिक मोशन के लिए मैंने क्या बोला था, आपका रिपीटिशन होना चाहिए, सेम मोशन बार बार रिपीट होना चाहिए, हर मोशन का टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये भी ज़रूरी है। तो फैन को अगर तुम जैसे ही स्टार्ट करते हो, फैन कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लग जाता है। तो शुरुआत में स्पीड कम है, यानी कि वो पूरा एक चक्कर ज़्यादा टाइम लेगा लगाने के लिए। जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा तो वो आगे का चक्कर जो है वो कम टाइम में लगाना चालू कर देगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गया है उसका। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। मोशन रिपीट कर रहा है खुद को, मानता हूँ मैं, लेकिन शुरुआत की जो रिपीटिशन है उसका टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, बाद में स्पीड बढ़ने की वजह से टाइम कम लगने लगा। तो हर सर्कल को, हर चक्कर को वो सेम टाइम में कवर नहीं कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम अगर रुक जाओ, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तब वो हर चक्कर लगाएगा सेम टाइम इंटरवल में, तब वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर तुम जाके स्विच ऑफ कर देते हो, तब फैन तब भी कुछ टाइम तक घूमता है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। क्योंकि अब क्या होगा, शुरुआत में तेज़ी से घूम रहा है, वो जल्दी जल्दी चक्कर काटेगा, और बाद में स्लो होने लग जाएगा, तो बाद के चक्कर जो है वो आराम से काटेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा।
फिर से टाइम इंटरवल हर रिपीटिशन का सेम नहीं होगा, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा। समझे? तो पीरियोडिक मोशन का ये अर्थ होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप एग्जांपल्स अपने हिसाब से लिख लेना, और टेक्स्ट बुक में भी देके रखा हुआ है ये पीरियोडिक मोशन का। अब मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पे वापस से ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन पे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी ऑसिलेशंस की अभी तक हम लोगों ने बात की है, ये सारे के सारे ऑसिलेशंस जो होते हैं दे आर पीरियोडिक मोशन। सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी ऑसिलेशन तुम उठा के देख लो, यहाँ पे जो भी एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल रिपीट कर रहा है सेम पाथ को और सेम टाइम में रिपीट कर रहा है। समझे? तो सेम टाइम में सेम पाथ को अगर रिपीट करेगा तो हम उसे पीरियोडिक मोशन बोल देंगे। तो ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं हो सकते, क्योंकि ऑसिलेशन का डेफिनेशन हमने टू एंड फ्रो दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि पार्टिकल अगर सपोज करो सर्कल में घूम रहा है सेम स्पीड के साथ, तो वो पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में तो आगे पीछे ऊपर नीचे जाना पड़ता है, पर ये तो सर्कल में जा रहा है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख सकते हैं नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशन, नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशंस आर ऑसिलेटरी। सारे पीरियोडिक मोशंस को ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटिंग नहीं बोल सकते हैं। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन उन्हीं पीरियोडिक मोशंस को बोला जाएगा जिन पीरियोडिक मोशन में बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब एक ही लाइन पे आगे पीछे ऐसे कर रहा है, या फिर एक ही आर्क में आगे पीछे कर रहा है, पर उसका आगे पीछे होना जरूरी है। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ ना कि सर्कल में घूम गया वो, तो ये पीरियोडिक मोशन तो है क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में वो मोशन को रिपीट कर रहा है, लेकिन क्योंकि आगे पीछे वाला मोशन नहीं है इसलिए हम लोग इसको ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नहीं बोल पाएंगे। समझ गए? क्लियर हुआ? मतलब समझा? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जितने भी हैं वो पीरियोडिक मोशन तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। अब हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखो बहुत सारे ऑसिलेशंस जो है उसको हम लोग, जो भी ऑसिलेशंस की अभी हम बात करने वाले हैं उससे हम लोग साइन या कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन या फिर कॉस के टर्म्स में। कॉस को एक्चुअल में पूरे फुल फॉर्म में कोसाइन बोला जाता है। तो जैसे मान लो स्प्रिंग के साथ आपने कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया और उसके बाद उसको खींच के छोड़ दिया, तो ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है इस ऑसिलेशन को आप साइन या फिर कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप चैप्टर में जब हम चालू होगा तो हम आगे देखेंगे, अभी कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। साइन और कोसाइन को एक साथ हार्मोनिक फंक्शंस बोला जाता है। हार्मोनिक, इसे मैथ्स में हम हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं, साइन और कोसाइन को। तो क्योंकि हार्मोनिक फंक्शंस का यूज होता है इन मोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम ऐसे ऑसिलेशंस को क्या बोल देते हैं? हार्मोनिक मोशन। समझे? और ये हार्मोनिक मोशन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जो हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोला जाता है इसे, हार्मोनिक मोशन बोल लो या फिर इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का, आप ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए, हम इसे बाद में अच्छे से डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल समझ लो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन होता है। हर ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन आप नहीं बोलोगे, लेकिन जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये सारे के सारे ऑसिलेशंस ही होते हैं या वाइब्रेशंस ही होते हैं। ये ऐसे ऑसिलेशंस या ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिसको आप साइन या कोसाइन, मतलब साइन और कॉस के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझे? वो हम देखेंगे आगे कि कैसे साइन और कॉस के टर्म्स में से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस होंगे। ठीक है, इसका एक कंडीशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का, यह भी आपको पता चल जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इन शॉर्ट आप समझ लो कि ऑसिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप के ऑसिलेशंस जिसमें साइन और कॉज आ जाते हैं इक्वेशन में। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है कि आप स्प्रिंग में एक मास को अटैच कर लो और उसको खींच के छोड़ दो, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। मतलब जो वाइब्रेशन कर रहा है ये या ऑसिलेशन कर रहा है उसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं। या पेंडुलम,
पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। ये जो भी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसको साइन या कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप में दो टाइप का होता है। एक आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, लीनियर। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM बोलते हैं शॉर्ट में। ये SHM बार बार सुनोगे आप, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं SHM लिख देता हूँ सीधा, लीनियर SHM। और दूसरा होता है आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एंगुलर SHM। तो लीनियर SHM में क्या होता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब पार्टिकल जो आपका वो स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मूव करता है। तो अगर एक पार्टिकल हो और स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे मूव करे तो हम उसे क्या कह देंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन एंगुलर SHM में क्या होता है, आपका बॉडी होता है और वो बॉडी ऐसे आगे पीछे रोटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर की बात करूं मैं, तो मार्कर अगर मैं आगे पीछे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाऊं तो ये एक्चुअली आगे पीछे रोटेट हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी है जो थोड़ा आगे रोटेट हो रहा है, थोड़ा नीचे रोटेट हो रहा है, थोड़ा ऊपर रोटेट हो रहा है, थोड़ा नीचे रोटेट हो रहा है। तो अगर पूरा बॉडी ही आगे पीछे रोटेट होने लगे तो हम ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर SHM बोलते हैं। तो फिलहाल तो आपका जो चैप्टर है स्टार्टिंग में हम लीनियर SHM के बारे में ही बात करेंगे। और लीनियर SHM में हम किसी एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी रहा तो उसे एज अ पार्टिकल ही मानेंगे जो आगे पीछे एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा। एंगुलर SHM में हम किसी बॉडी को पकड़ते हैं जो आगे पीछे रोटेट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारी बातें लीनियर SHM पे ही होंगी, और लीनियर SHM क्या होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये हम देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में चैप्टर का जो एंड है, एंड में आपका एंगुलर SHM का इंट्रोडक्शन होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया, उसी को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और लास्ट में फिर आपको मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो पहले स्प्रिंग का जो मोशन है, देखो स्प्रिंग का जो मैंने मोशन आपको बताया, वो स्प्रिंग का मोशन किसी मतलब स्प्रिंग से अगर कोई मास अटैच कर दोगे तो उसको स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं। तो उसका जो भी ऑसिलेशन होता है वो आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट पूरा का पूरा आपका फ्लोर है, उस फ्लोर पे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग अटैच कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है फिलहाल इसको किसी ने स्ट्रेच करके नहीं रखा है, जस्ट सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध के और एक फ्लोर पे रख दिया है। नीचे एक फ्लोर मान के चलो, मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन नीचे एक फ्लोर मान के चलो जिस पे ये आगे पीछे ऑसिलेट कर सकता है। फिलहाल ये जिस पोजीशन पे है यहाँ पे कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा और किसी ने इसको अभी तक टच नहीं किया। स्प्रिंग भी जो है वो पूरी तरह से अनस्ट्रेच्ड है, उसे ना तो किसी ने खींचा है और ना ही अंदर धकेल के कॉम्प्रेस किया है, ये पूरा रिलैक्स पोजीशन पे है। समझ गए? अब देखो उसके बाद क्या करते हैं हम, मान लो सेकेंड केस अगर देखा जाए तो स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, पकड़ के यहाँ से फोर्स लगाकर खींच देते हैं। तो फोर्स लगाकर अगर खींचेगा तो स्प्रिंग हो जाएगा स्ट्रेच्ड इस तरीके से, और मान लेते स्प्रिंग यहाँ आ गया, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया। अब आपको ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तुमने खींच के क्या कर दिया बताओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रख दिया इस पोजीशन पे। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इस पोजीशन पे अगर तुम स्प्रिंग को छोड़ देते हो तो स्प्रिंग सीधा भागेगा अंदर। अब ये अंदर क्यों भागता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि स्प्रिंग में, स्प्रिंग दिख रहा है ना, टेढ़ा तो नहीं हो गया, यहाँ से मुझे लगा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये अब देखो स्प्रिंग में क्या होता है कि आपको जैसे स्प्रिंग को पकड़ के तुम छोड़ दोगे तो स्प्रिंग वापस अंदर जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंग अंदर की ओर रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। मतलब स्प्रिंग की एक खासियत है, जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग भी तुम्हें वापस खींचेगा। स्प्रिंग जिस फोर्स से आपको वापस खींचता है उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पर आप सिर्फ फोर्स लगा रहे हो, बल्कि स्प्रिंग अंदर ही अंदर आप पर भी एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स F, और आप बाहर से क्या कर रहे हो बताओ, इस पर फोर्स लगा रहे हो, बाहर से जो आप फोर्स लगा रहे हो F अप्लाइड फोर्स, ये F अप्लाइड, मतलब आपने बाहर से फोर्स लगाया। अब देखो होता क्या है कि आप जो भी फोर्स लगाओगे F अप्लाइड,
एग्जैक्टली उतना ही फोर्स जो है वो अंदर की ओर डेवलप हो जाता है। तो मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस साइन ये शो करता है कि आपने जो फोर्स लगाया है, माइनस रहने देता हूँ मैं, आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये एफ है इसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, और इसको या फिर कई बार जो है स्प्रिंग फोर्स भी कह दिया जाता है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स आपके बॉडी को अंदर ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि जिस पोजीशन पे फिलहाल मैं इसको फोर्स लगा के खड़ा हूँ, तो इस पोजीशन पे क्या होता है, मैं जितना फोर्स बाहर की ओर लगाऊंगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर डेवलप हो जाता है, समझे। और इसी वजह से फिलहाल यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, वो रुका हुआ है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो मैंने लगा के रखा है और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, और इसी वजह से ये रेस्ट पे है, समझ गए। अगर मैं इस फोर्स को और बढ़ाता हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स भी और बढ़ जाएगा, पर रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो आप फोर्स अप्लाई करोगे बाहर से उसके इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर आपके फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। क्योंकि आपके फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया है, इसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो यहाँ पे रेस्ट पे है। अब आप जैसे ही इस फोर्स को हटाते हो, मान लो आपने हाथ से छोड़ दिया इसको, आपने जैसे इस फोर्स को हटा दिया, अप्लाइड फोर्स को, तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स बचा बस। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको अंदर धकेलेगा। अब अंदर धकेलते समय क्या होगा बताओ, अंदर धकेलते समय ये स्पीड गेन करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से होगा एक्सेलरेशन। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब जैसे जैसे आगे आएगा ये वेलोसिटी गेन करना चालू कर देगा। और जब ये इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे क्या होगा बताओ, ये अपने रिलैक्स्ड सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग वापस से क्या होगा, आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है वो खत्म हो चुकी होगी। अगर स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग खत्म हो गई है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ने इसे वापस ला के यहाँ पे रख दिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स ने अगर इसे वापस ला के रख दिया है तो यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए, पर रुकता है क्या बताओ, नहीं, ये आगे कंटिन्यू करता है। अब सवाल ये है कि फिर ये आगे जाता क्यों है। रीस्टोरिंग फोर्स ने इसे वापस लाया अपने जगह पे ला के जब रख दिया तो स्प्रिंग फिर से पहले सिचुएशन में चला गया जहाँ पे उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जहाँ पे वो रिलैक्स्ड सिचुएशन में था, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं था, ना ही कॉम्प्रेस था। तब वो यहाँ से अंदर क्यों जाता है और यहाँ से अंदर उसको लेके कौन जाता है, सवाल ये है। पहले तो वो यहाँ से उसको अंदर ले जाने वाला जो है वो है इनर्शिया। क्या, इनर्शिया। सी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आने के बाद वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ से आने के बाद क्या होगा बताओ, यहाँ तक आते आते उसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी। देखो फोर्स लगा है ना, तो फोर्स ने क्या किया, पकड़ के जब खींचा उसको तो यहाँ से एकदम स्पीड में यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ आते आते अगर इसके पास स्पीड है तो अचानक रुक कैसे जाएगा, वो उसी स्पीड से आगे जाता है। अगर बॉडी के पास स्पीड है तो इनर्शिया के वजह से वो क्या करेगा, उसी को लेकर कंटिन्यू करेगा वो। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो जब तक आप उसे रोकोगे नहीं, रुकेगा नहीं, उसी वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू करेगा, और इसीलिए उसी वेलोसिटी से वो आगे कंटिन्यू कर जाता है। जब वो आगे कंटिन्यू करता है तो ऐसे केस में होता क्या है, स्प्रिंग अब आगे दबने लग जाएगा, कॉम्प्रेस होने लग जाएगा, और स्प्रिंग आपका अब दबने लग जाता है इस तरीके से, समझे। इस पोजीशन पे आते आते अब वो रुक जाता है, स्प्रिंग अंदर की ओर दबते। अब ये रुकता क्यों है, जब स्प्रिंग अंदर दबने लग जाता है तो अब स्प्रिंग क्या करता है, जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स है वो बाहर लगाने लग जाता है। मतलब जब स्प्रिंग को तुम बाहर खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर अंदर की ओर लगता है, लेकिन जब आप स्प्रिंग आपका अंदर दबता है तो वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग ये बाहर लगाने लग जाता है ऐसे, और बाद में स्प्रिंग को फिर से वापस अपने पोजीशन पे धकेलने की कोशिश करता है। खैर स्प्रिंग को जब वो वापस अपने पोजीशन पे धकेलने की कोशिश करता है तो फिर से जब यहाँ पे स्प्रिंग रुका हुआ रहता है, उसे रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर लगता है, और स्प्रिंग फिर से क्या होता है, वेलोसिटी गेन करना चालू करता है। वेलोसिटी गेन करते करते जब वो फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है तो उसको वेलोसिटी मिल चुकी होती है, वो यहाँ रुकता नहीं है, वो फिर आगे कंटिन्यू करता है, और आगे कंटिन्यू करते करते जब वो आगे बढ़ता है तो आगे अब वो बढ़ रहा है, मतलब स्प्रिंग को फिर से स्ट्रेच कर रहा है। तो स्प्रिंग को जब वो स्ट्रेच करेगा तो स्प्रिंग फिर से रीस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे लगाने लग जाती है, और पीछे लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी फिर स्लो होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी तो आगे जा रहा है पर स्प्रिंग अब उसे पीछे खींच रहा है, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे आने के बाद फिर से 0 हो जाती है।
अब यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन आपका रीस्टोरिंग फोर्स तो लग ही रहा है ना ये वाला, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स इसे खींचता है और फिर यहाँ पर आते आते इसको वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी मिलने की वजह से फिर अंदर घुस जाता है ये। अब जैसे ही अंदर घुसता है तो स्प्रिंग क्या करती है, वेलोसिटी के साथ जब ये अंदर घुसता है तो स्प्रिंग अब बाहर फोर्स लगाने लग जाती है। तो फिर ये वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रही है, इसलिए वेलोसिटी धीरे 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 कम होकर रुक जाती है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स तो उसे खींच ही रहा है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स फिर से वापस लेके आता है और इस तरीके से आपका ऑसिलेशन कंटिन्यूसली आगे पीछे चलता जाता है। अगर इन ऑसिलेशंस को आपने परफॉर्म किया वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो ये ऑसिलेशन जिंदगी भर तक चलता रहेगा और कभी नहीं रुकेगा, इसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम लोग अर्थ पे ऑसिलेशन को करते हैं तो ये बेसिकली एयर में होता है, तो जब ऑसिलेशन चलता रहता है तो एयर के पार्टिकल्स इसको हिट करते हैं और पार्टिकल्स हिट करके एनर्जी लॉस हो जाता है इसका, और इसके वजह से धीरे धीरे ये ऑसिलेशन अपनी एनर्जी लूज करते करते रुक जाता है। अगर एयर के पार्टिकल्स ना हो, वैक्यूम ना हो, तो एनर्जी लॉस होगा नहीं और ये मोशन कंटिन्यूसली आगे पीछे चलता जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। ध्यान रहे, देखो बीच में जब पार्टिकल आता है, बॉडी जब आता है, तो इस पर फोर्स जीरो हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी जब या तो वो स्ट्रेच्ड होगा तब अंदर की ओर लगेगा, या तो वो कॉम्प्रेस्ड होगा और बाहर की ओर फोर्स लगेगा। लेकिन जब बीच में आ जाता है स्प्रिंग, तब वो रिलैक्स पोजीशन पे चला जाता है, तब बीच वाले पोजीशन पे इस पर फोर्स नहीं लगता, याद रखना, जीरो फोर्स लगता है। और जब कोई फोर्स ना लग रहा हो और बॉडी वेलोसिटी में हो तो वो उसी वेलोसिटी के साथ आगे कंटिन्यू करता है। यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, और इसलिए वो आगे भाग जाता है। तो ये ऑसिलेशन चलता रहेगा इन 3 पॉइंट्स के बीच में, जिसमें जो ये सबसे लास्ट वाले पोजीशंस है उसको एक्सट्रीम पोजीशंस कहा जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन एक ये होगा और एक्सट्रीम पोजीशन आपका एक ये होगा, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होंगे। एक्सट्रीम पोजीशन जो आपका आगे वाला पोजीशन है उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है, ये वाला इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये वाला जो पोजीशन है उसे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है, जो लेफ्ट साइड में है। जो बीच वाले पोजीशन यहाँ पे है, जहाँ पे आपका स्प्रिंग रिलैक्स्ड सिचुएशन में होता है, इसे कहा जाता है आपका मीन पोजीशन, या तो मीन पोजीशन बोलते हैं या तो कई केसेस में इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। और मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका जो फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो जीरो होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ गए। अब देखो बच्चों, ये जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है इसमें आप एक चीज़ और गौर करोगे कि आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा कम खींचूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कम होगा, स्प्रिंग को ज़्यादा खींचूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब मीन पोजीशन से अगर मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करूं तो मीन पोजीशन से मैं जितना ज़्यादा एक्स रखूंगा, जितना ज़्यादा एक्स रहेगा, या जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, या जितना ज़्यादा मैं अंदर इसको खींचूँ, कॉम्प्रेस करूँ, उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इन शॉर्ट, मेरा जो फोर्स है इट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से। मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेच करूंगा उतना ज़्यादा फोर्स आपका रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो देखना यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे डेवलप होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब किसी भी साइड हो, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर किया है तो फोर्स अंदर लगेगा, वही डिस्प्लेसमेंट अगर आपने अंदर की ओर किया है तो फोर्स बाहर लगेगा। ज़्यादा डिस्प्लेस कर दोगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, कम डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स भी कम लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक और चीज़ आप देखोगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट बाहर करते हो तो फोर्स अंदर लगेगा, फोर्स यहाँ पे अंदर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर अंदर की ओर करते हो तो फोर्स बाहर लग रहा है। यानी कि आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बाहर खींचो तो फोर्स अंदर, अंदर दबाओ तो फोर्स बाहर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमेशा आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करती है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही लगता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आप ध्यान से देख सकते हो। तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन यूज कर लेते हैं। माइनस साइन यही दिखाता है कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। नेगेटिव साइन शोज दैट F एंड X आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, ये क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, और माइनस एक्स लिख देता हूँ। ये जो आपका कांस्टेंट है कि इसको फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। फोर्स कांस्टेंट ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो ये K जो है उसको फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, और ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग वैरी करता है। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही आपका कंडीशन है SHM का या लीनियर SHM का। मतलब कोई भी बॉडी अगर सपोज करो लीनियर SHM परफॉर्म करती है, या मैं कहता हूँ कि भाई ये लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। समझे? मतलब अगर कोई भी बॉडी उस पर लगता हुआ रिस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑसिलेशन को हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। समझे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक और केस लेके आते हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आपका जो A का वैल्यू है वो माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो K कांस्टेंट है, बॉडी का मास भी कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये कि चाहे फोर्स बोलो या फिर एक्सेलरेशन बोलो, देखो अगर फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन भी बॉडी का आपका माइनस ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लीनियर एसएचएम के डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये बॉडी जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। एक बात ध्यान रखना कि F इज इक्वल टू एम ए होता है और वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। मतलब साफ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी का एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ मैं, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो बात सिंपल है कि अगर बॉडी पर लगता हुआ रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे केस में जो बॉडी है आपका, देखो अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी केस सेटिस्फाई अपने आप हो जाएगा। तो आप इसको ही पकड़ के चल सकते हो कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो हम बोलेंगे जो बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक से आपको डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, आप टेक्स्ट बुक से लिख लेना, पेज नंबर 111 पे मिल जाएगा आपको। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। ये ऑब्वियसली बात है कि आपका एसएचएम पीरियोडिक मोशन होता है। इट इज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। वो तो हमने देख लिया था, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजिशन की तरफ होगा। ओके, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। और उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स और एक्सेलरेशन का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। बस यही आपका लीनियर एसएचएम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जहां जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आता है, जो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आए
फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आए, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आए, अगर डेरिवेटिव आता है तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से चालू करो, जो रीस्टोरिंग फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, के बाय एम को एक ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ पे ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। अब ये ओमेगा एग्जैक्टली क्या है ये तो आप लोगों को पता चलेगा जब मैं थोड़े टाइम के बाद रेफरेंस सर्कल मेथड बताऊंगा। अभी फिलहाल ये मान के चलो कि ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का हमने स्क्वायर ले लिया और उसको हम के बाय एम लिख दे रहे हैं, मतलब के बाय एम को हम इस कांस्टेंट का स्क्वायर लिख के चल रहे हैं। तो अगर आप ये इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, ये देखो ओमेगा आपने देखा था एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल डायनेमिक्स में, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये एक्चुअली में कुछ वैसा ही है, पर यहाँ पे आप बोलोगे सर वो तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा था, यहाँ पे तो SHM हो रहा है, इसलिए शायद यहाँ पे वो आप कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन कुछ टाइम के बाद चैप्टर में आप कनेक्ट कर ले जाओगे कि ओमेगा का क्या मतलब होता है और उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अभी के लिए फिलहाल मान के चलो ये कांस्टेंट है और इसका स्क्वायर हम के बाय एम को इसका स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो dx बाई dt होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt हो गया। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है आपका, यहाँ पे लिख दो, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, dv बाई dt। अब देखो d बाई dt लिख दो और v की जगह पे क्या लिखोगे आप, v क्या होता है आपका dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं v की जगह पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx बाई dt। अब देखो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव आ रहा है, dx बाई dt का भी d बाई dt, ये एक्सेलरेशन dv बाई dt था ना, तो एक तो d बाई dt था ही, वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या लिख दिया dx बाई dt, तो 2 बार डेरिवेटिव आ गया। पहले तो हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर जो हमारे पास आया उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो इसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसे लिखते कैसे एक साथ में, इसे लिखते कुछ ऐसे हैं, इसको d2 लिख देते हैं, बोलते हैं d2, डी स्क्वायर नहीं बोलते हैं, या डी स्क्वायर भी बोलो चलेगा, और x लिख दो और नीचे आपका dt स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि d का स्क्वायर कर दिया और dt का होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका है। जब कोई लिखता है d2 अपॉन dt स्क्वायर, ये ऑपरेटर है, तो इसका मतलब वो 2 बार डेरिवेटिव ले रहा है, एक बार डेरिवेटिव ले लिया उसने और जो आया उसको फिर से उसका डेरिवेटिव ले रहा है, तो ये इसका मतलब है साइन का कि d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a की जगह पे आप ये डाल दो, a की जगह पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इस साइड ले आओ, तो आपका इक्वेशन बनेगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और यही आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM बोलते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, समझ गए? ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM। तो SHM में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन 3 चीज़ों का डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे आपका पार्टिकल है, कोई पार्टिकल अगर मान लो या कोई बॉडी आपका SHM परफॉर्म कर रहा है ना, तो SHM परफॉर्म कर रहा है, तो हमने देखा था जैसे ये ब्लॉक था, स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच था उसमें,
तो हम लोग को पता है कि इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे डिराइव करना है। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी तेज होते जाएगी, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। जैसे मीन पोजीशन है मान लो, और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम। तो आपको पता है कि अलग अलग पॉइंट पे इस पार्टिकल का, या जो आपका पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा, है ना। तो किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वो हमें एक इक्वेशन से पता चलेगा। तो हमें वेलोसिटी का भी इक्वेशन ढूंढना है, और पार्टिकल किस पॉइंट पे कब होगा, यानी कि पार्टिकल का मीन पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट x, ये x जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं मीन पोजीशन से, ये किस समय पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका भी एक इक्वेशन हमें मिलेगा। तो हमें इक्वेशन एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, तीनों चीज़ों का ढूंढना है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म करता है। तो ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले एक्सेलरेशन ढूंढेंगे, फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट किससे करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बताओ? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब हम लोग को पता है कि आपका जो वेलोसिटी होता है वो डी एक्स बाई डी टी होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इससे जिस पहले। और v की जगह पे अगर आप सपोज करो d बाई डी टी ऑफ v के जगह पे अगर मैं dx बाई डी टी लिख देता हूँ, dx बाई डी टी, तो हमारा जो एक्सेलरेशन a है वो क्या बन जाएगा? डबल डेरिवेटिव ऑफ x, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कि आपका जो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर है ये अपने आप में एक्सेलरेशन है। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 लिखता हूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका जो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर है यही एक्सेलरेशन है। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आ गया भाई। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन ढूंढेंगे। कहीं कुछ बैठा हुआ है क्या? मच्छर भाई बहुत परेशान करते हैं। एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी v, अब ये कैसे ढूंढेंगे? बस जो एक्सेलरेशन मिला है उसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, राइट। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे, चलो माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने दो। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? डी वी बाई डी टी, हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे इसको आप डी वी बाई डी टी लिख दो, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यार एक क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? क्यों मच्छर भाई परेशान कर रहे हो बैठ बैठ के? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ना से यहाँ पे एक चेन रूल होता है डेरिवेटिव में। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो मैं बस फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, उससे अभी फिलहाल ध्यान रखो, उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। आप डिटेल में चेन रूल जो है वो डिफरेंशिएशन यानी कि जो डेरिवेटिव का चैप्टर है मैथ्स में, उसमें आप पढ़ोगे, या हो सकता है अभी तक आप पढ़ चुके रहो। तो वही चेन रूल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप जो दिख रहा है आपको डी वी बाई डी टी, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसको चेन रूल बोलते हैं। v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आपको dv बाई डी टी मिल जाएगा। ठीक है, हम उस डेरिवेटिव में y और x के टर्म्स में बातें करते हैं, यहाँ पे आपका v और t और x के टर्म्स में है। तो आप देखो कि dv बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है? dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो देयरफॉर आपका जो ये इक्वेशन, इसको हम लोग 3 डाल देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स आपका इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी की जगह पे क्या लिखोगे? dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ देखो dx बाई डी टी हमें पता है क्या होता है। dx बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है। तो dx बाई डी टी की जगह पे v लिख दोगे आप, तो dv बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
अब एक काम करो, dx को वहाँ लेके चले आओ, तो यहाँ पे v dv बचेगा, मैं पहले v लिख दे रहा हूँ, v dv, और वहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये dx यहाँ पे आ जाएगा तो x dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। अब देखो ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ v dv, आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यहाँ ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता है, अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो x का जो पावर होगा ना, पावर अभी फिलहाल तो 1 है, तो x का पावर 1 से बढ़ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 2, और बाद में वही नंबर से आपको डिवाइड करना है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो x का जो भी पावर होगा n, उसमें आप एक ऐड कर दो और वही नंबर से आप डिवाइड कर दो। तो x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2 होता है। अब x के जगह पे तुम कोई दूसरा लेटर भी डाल सकते हो, अगर x dx x स्क्वायर बाई 2 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, x के जगह पे v आ गया तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यही ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। और ये क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमेशा इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर एक कांस्टेंट आता है, ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। और अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप समझ लो कि जब भी आप इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करते हो, कभी भी लिमिट्स बिना अप्लाई किए, 11th में शायद पढ़ा होगा, तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हम चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 लिख दो पहले तो, और c का वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं फिलहाल तो ना। c का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें एटलीस्ट एक कंडीशन, यानी कि एक x के लिए एक v का वैल्यू एटलीस्ट पता होना चाहिए, और वो हमें पता भी है वैसे। जैसे मान लो कि अगर सपोज करो आपका बॉडी, ध्यान से देखना, ये मेन पोजीशन पे है, मेन पोजीशन से ही हम लोग x का वैल्यू जो है वो पता करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, तो x का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड मतलब मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे a लिख दे रहा हूँ, a इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी कि x इज इक्वल टू a पर है, क्योंकि यहाँ से आप मेजरमेंट लोगे तो x का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में जाके तो रुक ही जाता है वो, चाहे x इज इक्वल टू a की बात कर लो या x इज इक्वल टू माइनस a की बात कर लो, इन दोनों ही केस में आपका पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a, माइनस a यहाँ हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसको माइनस a बोल रहे हैं। तो हमें पता है कि इफ x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर पार्टिकल पहुंचा तो वहां जाके रुक जाएगा वो, तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी। कब? जब x का वैल्यू प्लस और माइनस a होगा, यानी कि आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच चुका होगा। x इज इक्वल टू a या माइनस a, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके आपका पार्टिकल रुक जाता है, तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 4 में डाल दो, पुट दीज वैल्यूज इन 4, इक्वेशन 4 में डाल दो, तो बताओ क्या होगा। v की जगह पे 0 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू, एक सेकेंड इसको मैं लाइन ड्रॉ कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो v की जगह पे 0 डाल दिया हम लोगों ने, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के जगह पे आपको क्या डालना है प्लस और माइनस a। अब x के जगह पे प्लस और माइनस a डालोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो आप देखोगे इसको यहाँ पे लेके आओगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा आपको, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको c का वैल्यू मिल गया। अब ये c का वैल्यू
उठा के आपको इक्वेशन 4 में डाल देना है। सी मिसिंग था ना, सी हम लोगों ने ढूंढ लिया। ढूंढा कैसे? हम लोगों ने ढूंढा कैसे? इस यहाँ पे एक कंडीशन का यूज़ करके कि एटलीस्ट एक एक्स के लिए हमें वी का वैल्यू तो पता था, और उससे हम लोगों ने सी का वैल्यू ढूंढ लिया। अब क्या करो, इस सी का वैल्यू इक्वेशन 4 में वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वापस से सब्स्टिट्यूट करो। तो बताओ इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस सी है, यहाँ पे प्लस सी है, और सी का वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। अब देखो 2 तीनों जगह पे आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बचेगा क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं ये लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर मैं ये लिख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो वी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा आ जाएगा, और फिर अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपकी वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी भी मिल गई, अंडर रूट वेलोसिटी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया हमारे पास। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकल चुका है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, तो वो तुम्हें इससे मिलेगा। तो यहाँ पे काम करो, v का वैल्यू ले लो, उसके बाद फिर वहीं से हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैं प्लस और माइनस छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। इन मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मतलब dx बाई dt होता है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखो dt को वहाँ भेज दो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे हिस्से को मैं नीचे लेके आ जा रहा हूँ। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, और dt को वहाँ भेज दो, dt। और फिर से यहाँ पे दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन देखो ओमेगा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब देखो ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स में, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये मैथ्स में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, और अगर इंटीग्रेशन आपका हो चुका है तो आप जानते हो कि ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला है आपका कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, याद है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, पर यहाँ पे हम उसको c से डिनोट ना करके फाई से डिनोट करेंगे। अभी अपने अपने पर डिपेंड करता है, हमने फाई चूज किया, आप कोई कांस्टेंट चूज कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो हर जगह पे फाई यूज होता है कांस्टेंट। ये फाई आपका क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फाई इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसका नाम यहाँ पे देके रखा हुआ है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नोन एज इसे कहा जाता है इनिशियल फेज। इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे, इनिशियल फेज, या फिर इसको एपॉक बोला जाता है। अब ये है क्या एग्जैक्टली, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस समझ लो इसका नाम इनिशियल फेज या फिर एपॉक है, और ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस साइन इनवर्स को उस साइड लेके चले जाओगे तो साइन बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बाय ए। सो देयरफॉर एक्स बाय ए इज इक्वल टू, साइन को वहाँ लेके चले जाओ तो साइन इनवर्स वहाँ चले जाके साइन हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ओमेगा टी प्लस बाय, ये पूरा एंगल बन जाएगा आपका।
समझ गए ना, साइन को वहाँ लेके चले जाओ तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, और फाइनली आपका x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। और ये फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जो फाई का वैल्यू है वो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जर्व करने की वजह से आपका फाई का वैल्यू अलग अलग आता है। इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। फिलहाल ये आपका डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे हाजिर है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हम लोग ने तीनों क्वांटिटी का इक्वेशन ढूंढ लिया। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये रहा आपके सामने, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। उसी तरीके से वेलोसिटी का इक्वेशन ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ रखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपको फाई दिख रहा है ना, फाई इनिशियल फेज। अभी देखो ये फाई जो है, या फिर इनफैक्ट मैं बोलूँ कि साइन, देखो साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस 5। ये ओमेगा टी प्लस 5 एक्चुअली में एंगल है। अब सवाल ये आता है कि एंगल ऑसिलेशन में कैसे आ गया। हाँ, सर्कुलर मोशन में एंगल कवर किया जाता है, ये हम समझते हैं, या कहीं और अगर हम एंगल की बात करें जहाँ पे दो रेज है वो समझ में आता है, पर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन आगे पीछे करता है, इसमें एंगल की बात कहाँ से आ गई। अब ये एंगल का जो एंगल है ये कहाँ से आया, ये तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा जब हम लोग ऑसिलेशन को सर्कल के टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। इसका मैं एक हल्का सा उदाहरण यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि आप ऑसिलेशन को एक सर्कल पे देखो, है ना। ऑसिलेशन को आपको सर्कल पे देखना है क्योंकि कंटिन्यूसली आपका ऑसिलेशन जो है ऊपर नीचे ऐसे ही आगे पीछे होते रहता है। अगर आप उसको सर्कल में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि एंगल कैसे आ रहा है, और इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन आगे एक टॉपिक है उसमें होगा। फिलहाल बस यहाँ पे मैं आपको एंगल कैसे आए वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे अगर मान लो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मान लो इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सर्कल पे इमेजिन करना है कि मान लो सर्कल है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऊपर गया तो यहाँ पे ये पार्टिकल एंगल कवर कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ पे 90 डिग्री कवर कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल जब नीचे आता है तो ये 180 डिग्री कवर कर लेता है। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो आप उसको सर्कल में देखो, जैसे ये इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर दो, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पे, आइडिया आ जाएगा आपको यहाँ पे। अब मान लो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो इसको कि इसका एक दोस्त है जो सर्कल पे घूम रहा है, उसकी परछाई मान के चलते सर्कल पे घूम रहा है। अब अगर मान लो ये पार्टिकल इधर गया तो ये यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे आया ऑसिलेशन वाला तो ये यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया तो ये घूमते घूमते ये भी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, तो देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे एंगल कवर कर रहा है सर्कल पे। जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है तो टोटल 90 डिग्री कवर होता है। उसके बाद अगर सपोज करो पार्टिकल फिर से नीचे आता है तो आपको फिर इस साइड देखना है कि अच्छा सर्कल पे वो यहाँ पे आ गया, तो इसने टोटल इतना एंगल कवर कर लिया। फिर जब पार्टिकल और नीचे आता है मान लो यहाँ पे, तो देखो और एंगल कवर किया। पार्टिकल जब और नीचे आता है तो और एंगल कवर किया। अब पार्टिकल जब वापस ऊपर जाके मेन पोजीशन पे आता है तो इसका मतलब टोटल 180 डिग्री का एंगल सर्कल पे कवर हो जाता है, 180 डिग्री का। अब फिर से जब पार्टिकल अब मेन पोजीशन से नीचे जा रहा है तो देखो और एंगल कवर हो रहा है। पार्टिकल जब इस एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाता है तो टोटल 270 डिग्री का एंगल कवर होता है। ठीक है, और फिर से पार्टिकल जब अपना वापस मेन पोजीशन पे एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके आ जाता है तो आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है और टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री कवर हो जाता है ना। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एंगल जो है वो रेडियन में और डिग्री सेल्सियस में दोनों में आपको पता है, डिग्री सेल्सियस और रेडियन में। तो जब पार्टिकल आपका, इसको फिर से अगर हम देखें, इसको साफ कर देता हूँ मैं, वापस से देखते हैं। तो जब पार्टिकल आपका ऑसिलेट हो रहा है, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो
कि जब स्टार्ट हो रहा है तो आपका एंगल 0 है ना, पार्टिकल जब यहाँ पे मेन पोजीशन पे है और स्टार्ट हो रहा है तब आपका एंगल 0 है, यहाँ पे 0 है। जब पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर उठता है मतलब ऑसिलेशन में, तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे एंगल कवर हो रहा है। जब ये एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ जा रहा है तो आपका टोटल एंगल कितना कवर हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो। π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट, पता है ना। ना उसी तरीके से अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे फिर से नीचे आने लगे तो आपका और एंगल कवर होता है। और जब ये ऊपर जाके वापस से अपने मेन पोजीशन पे ना, आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है पार्टिकल, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया 90 डिग्री, वापस मेन पोजीशन पे आया, टोटल 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या, आपका पाई रेडियन, रेडियन में उसको पाई एंगल बोला जाता है। अब उसके बाद ऊपर जाके नीचे आने के बाद जब पार्टिकल फिर नीचे जाता है तो आपका टोटल 270 डिग्री कवर हो जाता है। 270 डिग्री अगर आप रेडियन में देखोगे तो 3π/2 होता है। ये एंगल्स आपको रेडियन में याद रखना है, 3π/2। और फिर जब पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जो 360 डिग्री है, या फिर रेडियन में देखोगे तो 2π रेडियन। तब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एंगल किस तरीके से आया। पार्टिकल अगर सपोज करो अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री कवर हो गया, यानी कि π/2। और फिर से वापस अगर अपने मेन पोजीशन पे आ गया तो 180 डिग्री का एंगल। दूसरे एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया तो 270 डिग्री यानी कि 3π/2 का एंगल। और फिर से अपना पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया तो 360 डिग्री यानी कि 2π का एंगल कवर हो जाता है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिकल जैसे जैसे ऑसिलेट कर रहा है उसी तरीके से सर्कल पे आपको एंगल घूमता हुआ नजर आएगा, समझे। तो आप एंगल से SHM को रिलेट कर सकते हो, या एंगल से आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर है कि अगर सपोज करो पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर अपने मेन पोजीशन पे है, तो मेन पोजीशन पे है इसका मतलब उसका एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 0 होगा। अब वो धीरे धीरे अगर अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, π/2। और जब वो फिर से रिटर्न आता है तो टोटल कितना एंगल हो गया, एक्सट्रीम पे गया और वापस से वो रिटर्न आ गया अपने मेन पोजीशन पे, तो 180 डिग्री का एंगल मतलब पाई एंगल हो गया। और उसके बाद फिर जब वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है तो 3π/2 हो जाता है। दूसरे एक्सट्रीम पे जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है तो एंगल 3π/2 हो जाता है। और उसके बाद फिर जब रिटर्न आता है तो यहाँ आते आते उसका एंगल 2π हो जाता है ना। इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करता है। तो मैंने यहाँ पे रेडियन के टर्म्स में आपको एंगल बता के रखा है ना। सी अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे अगर मैंने x का इक्वेशन लास्ट में क्या लिखा था बताओ, x = a sin ωt+5, यही था ना। तो यहाँ पे लिख दो इसको, x = a sin ωt+5। अब यहाँ पे जो आपको फाई दिख रहा है ये आपका इनिशियल फेज कहलाता है। देखो यहाँ पे SHM में जो भी हम एंगल की बात करते हैं उसको एंगल ना बोलकर हम फेज बोल देते हैं। फेज के बारे में थोड़ी चर्चा और होगी, हालांकि ज़्यादातर चर्चा हम यहाँ पे कर ही लेते हैं इसका। एंगल जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एंगल को हम एंगल ना बोलकर फेज बोलते हैं। तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन से अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचता है तो हम बोलते हैं एंगल, या फिर फेज उसका जो होता है वो π/2 हो जाता है। फिर वापस आता है तो फेज पाई हो जाता है, दूसरे पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है तो फेज 3π/2, और वापस आने के बाद जब वो एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तो उसका फेज 2π यानी कि 360 डिग्री हो जाता है, समझे। अब फाई में क्या बोल रहा था, यहाँ पे इनिशियल फेज है जिसको एपॉक बोलते हैं। मतलब जब आप ऑसिलेशन होते हुए देख रहे थे या आपने देखना शुरू किया था इनिशियल फेज, तब उसका क्या ऑलरेडी में एंगल था। क्योंकि हो सकता है आपका पार्टिकल जो है जब आप देख रहे हैं तो वो अपने मेन पोजीशन पे ना हो। देखो जब आप पार्टिकल को देख रहे हो और वो ऑलरेडी आपके मेन पोजीशन पे है तब आप देख रहे हो, इसका मतलब उसने एंगल 0 बनाया है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने ध्यान ना दिया हो, जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपका नाम राकेश है तो मैं बोलूँ राकेश देखो यहाँ पे भाई SHM हो रहा है, तो राकेश बोलेगा नहीं देखना ही नहीं है मुझे। अब ऑसिलेशन चालू हो गया, ऑसिलेशन बेचारा चालू होकर यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद राकेश ने देखना चालू किया।
अब यहाँ अगर पहुँचा है तो इसका मतलब यहाँ पे आप पार्टिकल देखो, यहाँ पहुँच गया रहेगा सर्कल वाला पार्टिकल, और वो ऑलरेडी कितना 45 डिग्री का एंगल बना चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है और 45 डिग्री का एंगल बना चुका है, तो मैं बोलूँगा या राकेश बोलेगा कि इसका इनिशियल फेस 45 डिग्री था। 45 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो π/4 रेडियन होता है। तो इसका मतलब जब राकेश देखेगा तो बोलेगा हाँ चलो पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हालांकि वो पहले से मेन पोजीशन से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अब जब आप राकेश को पूछोगे तो राकेश देख नहीं रहा था, जब पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पहुँच गया तब राकेश ने देखना चालू किया। तो राकेश बोलेगा कि अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पहुँचा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पहुँचा हुआ है मतलब ऑलरेडी इसका एंगल 45 डिग्री बना हुआ है, जो कि इसका इनिशियल फेज होगा। मतलब राकेश बोलेगा मैंने यहाँ से देखना शुरू किया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर सपोज करो ऑलरेडी पार्टिकल, जैसे मैंने वापस बोला कोई दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे या दूसरा स्टूडेंट है मान के चलते हैं, उसको मैंने बोला जैसे रमेश, मैंने बोला रमेश काम करो, ऑसिलेशन हो रहा है देखो यहाँ पे। रमेश ने बोला नहीं देखना मुझे, ठीक है, वो टाइम पास कर रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था। अब जैसे पार्टिकल आपका ऑसिलेशन चालू हो गया, पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया तब रमेश ने देखना चालू किया। अच्छा ओके, अब वो क्या बोलेगा देखो, अगर ऑलरेडी वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच चुका है तो पहले से उसका एंगल कितना बन चुका है 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो ये रमेश के लिए इनिशियल फेज हो गया, यानी कि उसने 90 डिग्री या π/2 से देखना ही चालू किया। तो वही इनिशियल फेज का मतलब होता है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से देखा जा रहा है तो आपका फेज का वैल्यू 0 होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से देखा जा रहा है, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा तो आपका फेज π/2 होगा। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से देखा जा रहा है तो आपको पता है यहाँ का फेज 3π/2 होता है, यानी कि 270 डिग्री। तो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ गया तब कोई देख रहा है उसे, तो ऑलरेडी उसने क्या किया है 3π/2 एंगल कवर कर चुका है, तो ये उसका इनिशियल फेज हो जाएगा 3π/2। समझ गए कि नहीं? वही यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वही सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे कि एट, पहला देखते हैं यहाँ पे, एट t = 0 अगर आपका x का वैल्यू 0 है, यानी कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब शुरुआत में आपका पार्टिकल कहाँ पे है, x = 0 पे है। इसको हटा देता हूं मैं। तो ये आपका जैसे ऑसिलेशन हो रहा है और पार्टिकल स्टार्टिंग में ही कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे है। मेन पोजीशन पे है इसका मतलब x = 0 पे, इसका मतलब अब देखो पहले से हमें पता है कि फाई का वैल्यू 0 आएगा, पर चेक कर लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन मतलब x का वैल्यू 0 है शुरुआत में ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दो, x = a sin ωt+φ में अगर आप x का वैल्यू 0 डालते हो = a sin t का वैल्यू 0 डाल दो तो +φ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो a यहाँ आके 0 हो जाएगा, 0 = sin φ। अब अगर sin φ 0 होता है, sin φ का वैल्यू 0 है, तो हमें पता है sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब φ का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो साफ है, अगर सपोज करो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन तो φ का वैल्यू 0 आ रहा है। ये तो हम पहले जानते थे कि उसका इनिशियल फेज 0 हो जाएगा। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब कोई एंगल कवर हुआ ही नहीं है मेन पोजीशन पे, तो उसका इनिशियल फेज का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अगर आपका पार्टिकल, सेकेंड केस, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो x = a से स्टार्ट कर रहा है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे x = a होगा। तो हमें पता है कि वो पार्टिकल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी जा चुका है, एक एक्सट्रीम पोजीशन कवर कर चुका है, तो उसका इनिशियल फेज π/2 होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? ऑलरेडी पार्टिकल अगर सपोज करो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है वो यहाँ पे, तो उसका एंगल कितना, इनिशियल एंगल π/2 हो जाएगा। 90 डिग्री ऑलरेडी वो कवर कर चुका है, तो इनिशियल फेज इसका π/2 आना चाहिए, और वो आ जाएगा। देखो अब इस इक्वेशन में x = a sin ωt+φ में, x = a sin ωt+φ में क्या करोगे बताओ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, तो x का वैल्यू a और t का वैल्यू 0,
तो t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू a डाल दो, तो x का वैल्यू a डाल दो, a इज इक्वल टू a साइन t का वैल्यू 0 डाल दो तो 0 प्लस 5। तो यहाँ पे देखो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 5 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। इधर साइन 5 बचेगा, इस साइड 1 बचेगा, तो साइन 5 इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा 1 है तो इसका मतलब पता है हमें कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो फाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि π/2। साइन π/2 1 होता है, तो अगर साइन फाई 1 है तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, और ये हम जानते थे फाई का वैल्यू π/2 ही आएगा। अच्छा, तीसरा केस में इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तब क्या, नेगेटिव एक्सट्रीम, इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, t इज इक्वल टू 0, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल आपका आगे गया, फिर वापस आया और फिर इस एक्सट्रीम पे पहुँच गया, तो इसका एंगल जो कितना होना चाहिए, देखो पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया और फिर नीचे आ गया, इसका मतलब आपका सर्कल पे इतना एंगल, यानी कि 270 डिग्री मतलब 3π/2 एंगल कवर हो चुका है। तो इनिशियल फेज 3π/2 आएगा, चेक कर सकते हो। तो अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो x का वैल्यू जो होगा वो -a आ जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 आपको x का वैल्यू -a सब्स्टिट्यूट करना है, आपको फाई का वैल्यू 3π/2 अपने आप आ जाएगा। देखेंगे इक्वेशन, देखो क्या है आपका, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x का वैल्यू -a डाल दो तो -a इज इक्वल टू a साइन t का वैल्यू 0 प्लस फाई। तो यहाँ से देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, -1 इज इक्वल टू साइन फाई, इसका मतलब साइन फाई का वैल्यू जो होगा वो -1 होता है। अब मैं आपको बता दूं कि साइन 270 डिग्री -1 होता है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि साइन यहीं पे लिख देते हैं ना, साइन 270 डिग्री का मतलब होता है साइन 3π/2, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है। तो अगर साइन फाई का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब साफ है कि फाई का वैल्यू 3π/2 होगा, क्योंकि साइन 3π/2 -1 होगा, देख रहे हो साइन 3π/2 -1 होता है, तो साइन फाई अगर -1 है तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपका इनिशियल फेज आ गया। तो इनिशियल फेज अलग अलग केस, जो फाई का वैल्यू आपको दिख रहा है इनिशियल फेज, यहाँ पे ये जो फाई का वैल्यू आपका इस इक्वेशन में, एक्स के इक्वेशन में जो फाई का वैल्यू आ रहा है वो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल आपने कब से देखना शुरू किया। अगर आपने मेन पोजीशन से देखना शुरू किया है तब तो सीधा आपका जो फाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से देखना चालू किया है तो फाई का वैल्यू π/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी π/2 एंगल कवर कर चुके हैं। अगर आपने नेगेटिव एक्सट्रीम से देखना चालू किया है, इसका मतलब आगे जाके पार्टिकल यहाँ आ चुका है और आपका इनिशियल फेज फाई का वैल्यू 3π/2 आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि जब आप क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन यूज करना चाहते हो, ये वाला इक्वेशन, तो आपको अप्रोप्रिएट ढंग का फाई का वैल्यू चूज करना होगा। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ऐसे केस में आप ये इक्वेशन यूज करोगे और फाई का वैल्यू 0 यूज करोगे। अगर लिखा हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, या अगर पॉजिटिव वर्ड यूज ना भी किया हो, एक्सट्रीम पोजीशन यूज किया है, तो अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको ये समझ के चलना होगा कि वो कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तब आप इस इक्वेशन में फाई का वैल्यू क्या यूज करोगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए π/2, नेगेटिव एक्सट्रीम दिया हुआ है तो 3π/2। तो ऐसे फाई का वैल्यू आपको चूज करना होगा सिचुएशन के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। समझ गए? तो होपफुली ये फाई, एंगल, फेस का टर्म्स जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। एक्चुअली जो फेस वर्ड है इट इज़ नथिंग बट एंगल ओनली, पर फेस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको और थोड़ा सा डिटेल जो है वो आगे मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे आपका जो है वो काम होता है ख़त्म, और आगे चलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी and displacement at
टाइम टी, मतलब टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस हमको लिखना है तीनों का। अभी तो यहाँ पे देखो क्या, तीनों इक्वेशन को आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको, x टाइम डिपेंडेंट है, x के अंदर टाइम आ रहा है, यानी कि इतने टाइम पे आपका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन में टाइम नहीं आ रहा है, बल्कि एक्सेलरेशन x के टर्म्स में, यानी कि इन पोजीशन पे आपका इतना एक्सेलरेशन होगा। और वैसे ही अगर आपके वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो वेलोसिटी भी आपका टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वो भी x डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी जो है पोजीशन के टर्म्स में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी आपका पोजीशन के टर्म्स में या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही आपका टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो भी हमें टाइम के टर्म्स में मिले। तो वो कैसे मिलेगा, पहले x का इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे x का वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो x का वैल्यू क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब उसी तरीके से हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो वेलोसिटी कैसे आएगा, हमें पता है वेलोसिटी dx बाई dt होता है। तो dx बाई dt का मतलब क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ x। अब x का वैल्यू यहाँ से उठा लो, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। नाउ साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर आपने चेन रूल पढ़ा होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखो टी की बजाय ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो आपको ऐसे समय में क्या करना होता है कि ये जो टी के साथ लगा हुआ है ना, जो कुछ भी कांस्टेंट लगा हुआ है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये डेरिवेटिव का रूल है कि अगर मान लो टी के अलावा टी के साथ कुछ लगा हुआ है, जैसे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मान लो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आप फॉर्मूला वैसे यूज़ कर लो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन टी के अलावा अगर टी के साथ कुछ और भी लगा हुआ है तो उस कांस्टेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है आंसर को। ये डेरिवेटिव का रूल है। तो कांस्टेंट टी के साथ ओमेगा लगा है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। तो अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के टर्म्स में था हमारे पास, अब वेलोसिटी का भी इक्वेशन टाइम के टर्म्स में आ गया। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी आ जाएगा। वी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वी इज ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव, ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ ए ओमेगा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। अब कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो आप पूरा लिख दो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर से वही बात, क्योंकि यहाँ पे टी के साथ ओमेगा लगा हुआ है तो आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ ले लेता हूँ, ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। एक्सेलरेशन अगेन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये तीन इक्वेशंस आपका टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्स, वी और ए। यानी कि एक्स का तो चलो एक ही इक्वेशन है, वी और ए के दो इक्वेशंस है, एक तो ये टाइम डिपेंडेंट और दूसरा हम लोग ने यहाँ पे जो ढूंढा था वो हो जाएगा एक्स के टर्म्स में, ये रहा वी और ये रहा वी। तो ए और वी का एक तो एक्स के टर्म्स में इक्वेशन है और दूसरा हम लोग ने देखा यहाँ पे टाइम के टर्म्स में इक्वेशन है। अब यहीं पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो ओमेगा हमारे पास था, हम लोग जो बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, ओमेगा एक कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है, के बाय एम को याद करो, हम लोग ने ओमेगा स्क्वायर लिखा था स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये ओमेगा मैंने आपको बताया था कि आप रिलेट कर पाओगे एसएचएम से। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ओमेगा सर्कुलर मोशन में हमने क्या डिफाइन किया था, थीटा अपॉन टी, और ओमेगा को हमने वहाँ पे क्या बोला था, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। अगर रोटेशन डायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा जो है वो हमको ये बताता है कि पार्टिकल कितना फास्ट ऑसिलेट कर रहा है,
समझ में आ रहा है? पार्टिकल कितना फास्ट ऑसिलेट हो रहा है ये हमें ओमेगा बताता है। अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा आपका SHM में कैसे आ गया? SHM में भी मीनिंग वही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कल पे देखते हो कि पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा है, तो हम उसको सर्कल पे जो पार्टिकल होता है, सर्कल पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर मान लो इसकी परछाई आप सर्कल पे देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, सर्कल पे पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, तो पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे आया, फिर पार्टिकल नीचे आ गया, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे पार्टिकल नीचे आ गया तो सर्कल पे इधर आ गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे ऊपर गया तो ये पार्टिकल यहाँ आ गया। तो मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे आ रहा है, तो तब तक यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है। अगर मान लो ये पार्टिकल स्लो हो जाए, कहाँ का SHM जो कर रहा है ऊपर नीचे वो स्लो हो जाए, तो ये भी स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरीके से अगर ये फास्ट हो जाए तो ये भी फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि SHM का जो ओमेगा होता है और सर्कुलर मोशन का जो ओमेगा होता है वो दोनों सेम होता है। मतलब सर्कुलर मोशन में जो आपका ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, वो हमें ये बताती है कि पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है। वही ओमेगा जो है वो यहाँ पे भी आपको बताएगा। यानी कि जो ओमेगा हमने डिफाइन किया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √k/m, ये आपको बताएगा पार्टिकल कितना फास्ट ऑसिलेट हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन का जब ओमेगा निकालोगे तो वो ओमेगा और ये ओमेगा आपको सेम मिलेगा। मतलब सर्कुलर मोशन से आप ओमेगा निकाल लो θ/t, और जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसका ओमेगा वैल्यू निकालो √k/m। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m था, तो ओमेगा इज इक्वल टू √k/m हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है SHM, इसलिए यहाँ पे ये ओमेगा आ जा रहा है। पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ पे हम इस ओमेगा को क्या बोलते हैं SHM में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर मान लो मैं उस स्लाइड पे वापस चले जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m का ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √k/m, है ना। तो इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ना कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम कब बोलेंगे, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा होगा, तब हम उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक बात हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो आपका तीनों चीज़ है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, उसके मैक्सिमम वैल्यूज क्या है और कहाँ कहाँ होंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अगर मान लो पार्टिकल आपका SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये उसका मीन पोजीशन होगा, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपका मीन पोजीशन से सारे डिस्टेंस लिए जाते हैं। मीन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a एम्पलीट्यूड के बराबर, तो इसका मतलब ये x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे a होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्योंकि पीछे से मेजरमेंट ले रहे तो -a हो जाएगा, और मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहीं से मेजरमेंट लिया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजीशन क्या आएगा, सबका हम लोग मिनिमम वैल्यूज ले लेते हैं पहले, मिनिमम वैल्यूज उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज पे चलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली बात है 0 होगा, और वो 0 कहाँ पे आएगा, जो थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, पहले हम लोग मिनिमम वैल्यूज की बात कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगा, और 0 कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है ऑब्वियसली बात है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ऐसे केस में ये 0 डिस्प्लेसमेंट का मीन वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा। अब देखो पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाता है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जा रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यही उसका मिनिमम वैल्यू होगा।
इसका मतलब मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी का भी 0 होगा, और वो कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे भी और नेगेटिव एक्सट्रीम पे। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू भी 0 ही होगा, पर एक्सेलरेशन 0 कब होगा? तो क्या एक्सेलरेशन 0 तब होता है जब आपका फोर्स 0 होता है। और फोर्स 0 कहाँ होगा बताओ? जहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो फोर्स 0 मेन पोजीशन पे हो रहा था। देखो मेन पोजीशन पे आते आते फोर्स का वैल्यू 0, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है कि आपने बॉडी को कितना स्ट्रेच या कॉम्प्रेस किया है इस बात पे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या फिर F इज इक्वल टू -kx। तो अगर आपका x का वैल्यू 0 डाल दोगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन पर कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही है, आपका स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, तो वो बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो क्योंकि मेन पोजीशन पे फोर्स 0 हो रहा है, फोर्स 0 कहाँ पे हो रहा है? मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्या हो गया? एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 0 होगा। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। तो पार्टिकल को मेन पोजीशन पे देखो, जहाँ पे x मैक्सिमम वहीं पे a मैक्सिमम, जहाँ पे x मिनिमम वहीं पे a मिनिमम, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन भी जो होता है वो -ω²x होता है। तो जहाँ पे x मैक्सिमम होगा वहीं पे a मैक्सिमम होगा, जहाँ पे x मिनिमम होगा वहीं पे a मिनिमम होगा, बस दोनों का साइन उल्टा रहेगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि x मिनिमम मीन पोजीशन पे है तो a मिनिमम भी मीन पोजीशन पे ही होगा। ये तो हो गए सारे मिनिमम वैल्यूज़, और कहाँ कहाँ मिनिमम वैल्यूज़ आ रहे हैं वो भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ की। सबके मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ क्या क्या है और कहाँ कहाँ आएंगे। बात करते पहले डिस्प्लेसमेंट की। तो साफ बात है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मैं प्लस और माइनस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स मैक्सिमम सीधा सीधा आपको मैं ए लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो ए यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे वैसे माइनस ए होगा, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ए आ जाएगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता x। तो ये आपका x का मैक्सिमम वैल्यू ए एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर मैं वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा कहाँ पे। देखो साफ साफ दिख रहा है, पार्टिकल जो आपका है, बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होता है, 0 होता है उसका वेलोसिटी। तो धीरे धीरे जब वेलोसिटी उसका बढ़ता है तो मेन पोजीशन पे आने के बाद उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब वो फिर मेन पोजीशन से अंदर जाएगा तो याद करो फोर्स उल्टा लगने लग जाता है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, और यहाँ आते आते फिर से 0 हो जाता है। फिर बढ़ता है ये, मेन पोजीशन पे आके मैक्सिमम होता है और फिर कम होने लग जाता है और 0 होता है। इसका मतलब आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आ रहा है? मेन पोजीशन पे आ रहा है। एक्स मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है आपका? एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है एक्स मैक्सिमम। लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे आता है? बीच में। मतलब बीच में सबसे फास्ट होता है आपका बॉडी, उसके बाद स्लो होकर रुक जाता है, उसके बाद यहाँ पे भी स्लो होकर रुक जाएगा। सबसे फास्ट आपका बॉडी जो होता है वो मेन पोजीशन पर होता है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब ये वैल्यू होगा कितना? तो हम पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन देखेंगे, ω√a² - x²। मेन पोजीशन पे जो भी वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एट मेन पोजीशन क्या? एट मेन पोजीशन x का वैल्यू 0 डाल दो। x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपका b का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो ω√a² - 0, a² का रूट a हो जाएगा, ओमेगा a आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपका वेलोसिटी का ω होता है, और वो कहाँ पे आ रहा है बताओ? मेन पोजीशन पे आ रहा है, मेन पोजीशन। और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा और कहाँ आएगा? एक्सट्रीम पे आएगा। मैंने आपको बताया था ना, x जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहीं a मैक्सिमम होगा, x जहाँ पे मिनिमम होगा वहीं a भी मिनिमम होगा। अब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा कहाँ? पहले बात तो ये आएगा कहाँ पे? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू क्या है उसका। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो -ω² होता है। अब देखो x का वैल्यू अगर आप a डालोगे तो ω² -ω² a हो जाएगा, और -a डालोगे तो +ω² a होगा। पर मैग्नीट्यूड क्या आया इसका? ω² a। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ω² a। और ये आपको क्या मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे।
एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, समझ गए। तो इस तरीके से हर एक क्वांटिटी कहीं ना कहीं मैक्सिमम है, कहीं ना कहीं मिनिमम है, ये आप समझ चुके रहोगे, राइट। सबके मिनिमम वैल्यूज लिख लिए हम लोगों ने, सबके मैक्सिमम वैल्यूज लिख लिए। यहाँ पे आपको बता भी दिया कि किस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं। आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुके हैं आपके और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं।